वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट पर। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है इससे कई तरह के सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इस स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। स्टेटमेंट क्या है? हमने अपने दोस्तों को मजबूत बनाए बगैर ही अपने दुश्मन को बुरी तरह कुचल दिया है। हमने अपने दोस्तों को मजबूत बनाए बगैर ही अपने दुश्मन को बुरी तरह कुचल दिया है। अगर आप इसको अंग्रेजी में कहें तो आप कहेंगे वी हैव क्रिपल्ड आवर एनिमी, वी हैव इफेक्टिवली क्रिपल्ड आवर एनिमी विदाउट मेकिंग आवर फ्रेंड्स टू फॉर्मिडेबल। फिर से सुनिएगा, वी हैव इफेक्टिवली क्रिपल्ड आवर एनिमी विदाउट मेकिंग आवर फ्रेंड्स टू फॉर्मिडेबल। हमने अपने दोस्तों को मजबूत बनाए बगैर ही अपने दुश्मन को बुरी तरह कुचल दिया है। आपको बिल्कुल इस स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। सवाल क्या आता है? यह सवाल आएगा कि यह स्टेटमेंट किसका है। ठीक है, यह स्टेटमेंट किस घटना से संबंधित है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, ये आ जाएगा। और ये तो ऑब्जेक्टिव की बात हो गई। और दूसरा एक सवाल सब्जेक्टिव में आता है कि इस पर टिप्पणी करें, ठीक है, या इस पर अपनी आलोचनात्मक इसका ये करें, इस पर चर्चा करें। तो ये आप क्या लिखेंगे? 100-150 वर्ड में आ जाता है। ये दे देगा स्टेटमेंट कि टिप्पणी करें। इस पे 100 वर्ड, 150 वर्ड, 200 वर्ड में ऐसे आ जाएगा कि टिप्पणी करें। ठीक है, जहां तक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सवाल है, लिखने के लिए जहां तक आएगा। तो दोनों पर्पस से, प्रीलिम्स और मेन, दोनों पर्पस से ये जो स्टेटमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, और इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये कॉर्नवालिस ने दिया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, ये गवर्नर जनरल होकर भारत आया था, आप जानते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा इसमें कि किस घटना से संबंधित है। देखिए, स्टेटमेंट जो है ये कॉर्नवालिस का है। ठीक है, अब सारे इसको समझेंगे। और इसमें दोस्त कौन है? तो मराठा है और निजाम है। और दुश्मन कौन है? तो मैसूर है। ये यहां पर मैंने सारा कुछ मैं मैप में भी बताऊंगा अभी। ठीक है, और ये घटना जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो थर्ड आंग्ल मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1790 से 1792 तक लड़ा गया। ठीक है, ये यहां तक आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, स्टेटमेंट किसका है? कॉर्नवालिस का। इसमें दोस्त कौन है? मराठा और निजाम। और दुश्मन कौन है? तो मैसूर है। देखिए, यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये जो है ये मैसूर का क्षेत्र है, समझिएगा। ये जो है मैसूर का क्षेत्र है, सारा मैं अभी आपको बताऊंगा। ये मैसूर है, और ये हो गए मराठा, और ये हो गया निजाम। ठीक है, मराठा, निजाम, और ये है मैसूर। ठीक है, तो दोस्त कौन है? मराठा और निजाम। किसके दोस्त? कॉर्नवालिस कह रहा है अंग्रेजों के दोस्त। ठीक है, और दुश्मन कौन है? मैसूर है। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है। ठीक है ना। अब आप इसको समझिएगा। देखिए, मैंने बताया कि यह संबंधित किससे है ये स्टेटमेंट, ये आता है एग्जाम में। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार, जो कि 1790 से 1792 तक लड़ा गया। वैसे 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, देखिए, और यहां पे मैंने दे दिया है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 हैदर अली के नेतृत्व में लड़ा गया। दूसरा 1780 से 84। इसमें 2 पार्ट में आप युद्ध को देखेंगे। 1780 से 82 तक हैदर अली का नेतृत्व था। ठीक है, और 82 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नेतृत्व करेगा उसका बेटा टीपू सुल्तान, जो कि 82 से 84 तक रहेगा। हैदर और टीपू के नेतृत्व में दूसरा, ये भी पूछा जाता है कई बार सवाल। और तीसरा युद्ध जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके संबंध में बात कर रहे हैं, तो 1790 से 92 तक लड़ा गया। और इसमें टीपू सुल्तान जो है ये है नेतृत्व कर रहा है युद्ध का। और अंतिम युद्ध में भी टीपू सुल्तान है, इसमें इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये हमने समझ लिया यहां तक। अब देखिए, ये क्यों कहा, ये भी सवाल आएगा कि ऐसा क्यों कहा। तो टिप्पणी करें, और इस स्टेटमेंट में ये भी आएगा कि ऐसा क्यों कहा।
तो इसका जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्यों कहा कि हमने अपने दोस्तों को मजबूत बनाए बगैर ही अपने दुश्मन को बुरी तरह कुचल दिया है। अब आप इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, मैंने आपको बताया, पहले भी बताया हुआ है कि मैसूर राज्य का उदय कैसे हुआ था। तो यहां पर समझिए, देखिए ये है, छोटा सा मैं बना रहा हूं, देखिए एक और पार्ट मैंने बना लिया भारत का, दक्षिण भारत। देखिए एक समय था मध्यकाल का, दिल्ली सल्तनत का काल, और वहां पर दिल्ली सल्तनत के समय एक वंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश में एक शासक आता है मोहम्मद बिन तुगलक, और उसी के समय दक्षिण भारत में दो शक्तियों का उदय होता है। दो एम्पायर जो हैं वो अस्तित्व में आते हैं, एक है बहमनी और दूसरा है ये विजयनगर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य पहले आएगा बहमनी साम्राज्य से, ये 1336 में आएगा, जबकि बहमनी साम्राज्य जो है ये आएगा 1347 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलकर इस बहमनी किंगडम को अगर देखेंगे तो ये 5 राज्यों में बंट जाता है। ठीक है, बहमनी साम्राज्य जो है 5 राज्यों में बंट जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था, जबकि विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था। कब घटना होती है ये मध्यकाल के समय, जब दिल्ली सल्तनत का काल है, और उसी में जब तुगलक वंश चल रहा है, उसी के दौरान एक शासक आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में पहले विजयनगर अंपायर 1336 में एमर्ज करता है, अस्तित्व में आता है, और उसके बाद 1347 ईस्वी में बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम 5 राज्यों में टूटेगा, और ये 5 राज्य हैं अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। ठीक है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार, 5 राज्यों में ये बहमनी किंगडम टूट जाता है। और बाद में यही जो 5 राज्य हैं ये विजयनगर साम्राज्य का अंत कर देते हैं। एक युद्ध होता है तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी का, और ये युद्ध होता है 1565 ईस्वी में, और उसमें ये विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाएगा। और जब ये विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाएगा तो इसी विजयनगर साम्राज्य से एक राज्य का उदय होता है, और वो राज्य है मैसूर। इसी विजयनगर साम्राज्य से इस मैसूर राज्य का उदय होता है। देखिए, ठीक है, और यहीं पर बाद में सबसे पहला यहाँ पर जो वंश आता है वो है वाडियार वंश, और इसी के समय एक व्यक्ति आता है हैदर अली, जो कि जिसकी भर्ती एक सिपाही के तौर पे की जाती है वाडियार वंश के दौरान। और आगे चलकर यही व्यक्ति 1761 में यहाँ पर मैसूर की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, ये पूरी घटना है मैसूर के उदय की। और आप देखेंगे 1761 में मैसूर का उदय हो जाता है, और 1764 तक इस बंगाल में 1764 तक जो है यहाँ पर अंग्रेज आ जाते हैं। ठीक है, बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद पहले 1757 में अंग्रेजों ने यहाँ पर पलासी की लड़ाई जीती, अपना फुट होल्ड बंगाल में मजबूत किया, और 1764 में अंग्रेजों ने क्या किया कि बक्सर की लड़ाई जीत ली, और बंगाल की दीवानी इनको मिल गई। और इस तरह से बंगाल की दीवानी लेकर ये इन्होंने अपने आप को बंगाल में पूरी तरह से स्थापित कर लिया, और इनको क्या हुआ, इनकी यहां पर राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गई। अब आप पूछेंगे दीवानी का मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, राजस्व वसूली का अधिकार। तो जिसके हाथ में राजस्व हो गया उसके पास पूरी ताकत आ गई। अंग्रेज बंगाल में मजबूत हो गए यहां पर, और उसके बाद बंगाल में मजबूत होने के बाद वो अन्य जगहों पर भी अपनी विस्तार की कोशिश करने लगे, और उसमें उनकी नजर गई थी मैसूर राज्य की तरफ। क्यों गई थी? क्योंकि मैसूर राज्य में आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है मैसूर का, यहां पर एक मालाबार क्षेत्र है। ठीक है, और इस मालाबार क्षेत्र जो है क्यों मशहूर है? ये मसालों के लिए मशहूर है, स्पाइसेस के लिए। आपको पता होगा कि सबसे पहला यूरोपीय यात्री जो है वो कहां आया था? वो इसी मालाबार तट पे आया था, कालीकट पहुंचा था, जिसे आज कोझिकोड कहा जाता है, केरला वाले क्षेत्र में आज पड़ता है, तो कोझिकोड कहा जाता है। हाँ, इसी मालाबार तट पे आया था। कौन? पहला पुर्तगाली आया था, या आप उसको पहला यूरोपीय कहें या पहला पुर्तगाली कहें, जो कि कब आता है? 1498 में वास्को डी गामा, पहला पुर्तगाली या पहला यूरोपीय इसी मालाबार तट पे आया, और यहाँ से उसने आप व्यापार शुरू किया। यहाँ से वो हर्ब्स ले गया, जड़ी बूटियाँ यानी कि मसाले ले गया यूरोप, और भी कई सामान ले गया, और उसको 60 गुना मुनाफा हुआ उससे।
उसके बाद पूरे यूरोप में तहलका मच गया था। तो ये वही वाला क्षेत्र है। तो अंग्रेज अब क्या चाहते हैं कि इसी मालाबार क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं, और इस वजह से उन्होंने मैसूर के साथ युद्ध छेड़ा। इस युद्ध में देखिए कई पार्टिसिपेंट होंगे आंग्ल मराठा युद्ध में, जैसे कि अंग्रेज हैं, मराठा हैं, निजाम हैं और मैसूर है। ठीक है, तो इसमें मेन आपको बंगाल, अंग्रेज और मैसूर है। ठीक है, लेकिन मराठा और निजाम जो हैं वो कभी अंग्रेजों के साथ जाते हैं, कभी मैसूर के साथ आते हैं, यही होता है। ठीक है ना, इस युद्ध में, क्योंकि मराठा और निजाम हमेशा धोखा दे रहे हैं, अपनों को ही मैसूर को धोखा देंगे। ठीक है, तो इसी मालाबार क्षेत्र के लिए शुरुआत में लड़ाई शुरू होगी और पहला युद्ध उसी मालाबार क्षेत्र के लिए होगा। और दूसरी बात भी यहां पर थी, मैंने बताया हुआ था कि यहीं पे माहे एक जगह है, माहे, इसी मैसूर में, इस माहे में फ्रांसीसी हैं, और वो फ्रांसीसी जो है हैदर अली की तमाम तरीके से मदद करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। जैसे कि डिंडीगुल एक जगह है इसी मैसूर में, तो वहां पर हैदर अली ने 1755 में एक वो बना लिया था, शस्त्रागार बनाया था यूरोपियन पैटर्न पे, यूरोपियन टेक्नोलॉजी से सारे अस्त्र शस्त्र बनाए गए थे, तो हथियार बनाए गए थे, तो उसमें मदद फ्रांसीसी कर रहे थे। और साथ साथ फ्रांसीसी जो हैं वो अंग्रेजों की खूबियों से और कमियों से भली भांति परिचित थे, तो उसके बारे में भी हैदर अली को इन्फॉर्मेशन देते रहते थे। तो इस वजह से फ्रांसीसी यहाँ पर थे, फ्रांसीसियों से मित्रता थी मैसूर की, इस वजह से भी अंग्रेज नाराज थे और इस मालाबार क्षेत्र पर सबसे महत्वपूर्ण बात, वो कब्जा करना चाहते थे। तो बिना मैसूर पे कब्जा किए, नियंत्रण किए, उन्हें ये मालाबार क्षेत्र नहीं मिल सकता था। आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, अंग्रेज बंगाल पे आ ही चुके थे और बंगाल उस समय बहुत समृद्धशाली स्टेट माना जाता था। मुगल सत्ता के समय सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ये राज्य था, क्योंकि इधर से गंगा नदी आती थी, चाइना की तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी आती थी, और साथ साथ कई ट्रिब्यूटरीज इन नदियों की थी। तो ये पूरा बंगाल जो है यहाँ पर नदियों का जाल था, तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, यहाँ पर पानी मिलता था इनको नदियों का, तो फर्टाइल था, उपजाऊ था, तो इस वजह से कृषि अच्छी होती थी, उपजाऊ था ये। तो ये आर्थिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसलिए भी आर्थिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट था कि एक महत्वपूर्ण बंदरगाही क्षेत्र था, और बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र था उस समय। हाँ, आज का वेस्ट बंगाल, आज का बांग्लादेश, ठीक है, आज का बिहार, झारखंड, आज का उड़ीसा, वो सब उस समय उस बंगाल में थे, बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो देखिए, और ये क्यों लड़ते रहते थे, ये भी मैं कई बार बता चुका हूं, मैं आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ाते हुए। तो इसलिए लड़ते रहते थे कि देखिए ये जो तीन हैं ये अपना भी विस्तार चाह रहे हैं, मराठा, निजाम और मैसूर। ठीक है, तो इनके साथ दिक्कत क्या थी कि यहाँ पर जो देखिए, ये नॉर्थ इंडिया में अगर जाते हैं तो ये देखिए ये बिंद का क्षेत्र है, ये बिंद का क्षेत्र है, घने जंगलों वाला, हाँ, घने जंगल, पहाड़, नदियां, तो दुर्गम रास्ते थे। तो इनके लिए यहाँ से इधर जाना, उस समय ट्रांसपोर्टेशन का वैसा सुविधा तो नहीं था, हाँ, तो इधर से जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि रास्ते दुर्गम थे, घने जंगल थे, हाँ, नदियां थी, तो सबको पार करके, विंध्य क्षेत्र को पार करके नॉर्थ इंडिया में जाना संभव नहीं था। और अगर जाते भी तो प्रशासन, इतने संसाधन नहीं थे कि यहाँ के प्रशासन को देख पाते, अगर चले भी जाते तो। इसलिए ये अपना विस्तार तीनों इधर ही देख रहे हैं, और इसलिए ये आपस में ही लड़ते थे। कभी मराठा मैसूर पे आक्रमण करता था, इसका कुछ क्षेत्र जीत लेता था, कभी निजाम मैसूर पे आक्रमण करेगा और इसका क्षेत्र जीत लेगा, कभी मैसूर इनका क्षेत्र जीत लेगा, तो ये होते रहता था। ये अपने विस्तार के लिए दक्षिण भारत में ही लड़ते थे, और इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि इनके बीच, जो भारतीयों के बीच मनमुटाव है, इसका फायदा उठाया जाए। ठीक है, देखिए अंग्रेज जो थे, अगर आप देखेंगे तो 4 महत्वपूर्ण यूरोपीय शक्तियां भारत आई थी। सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद आए डच आए, डच यानी कि नीदरलैंड वाले, और फिर ब्रिटिशर्स आए, और अंत में फ्रांसीसी आए। तो ये 4 यूरोपीय शक्ति, और भी यूरोपीय आए थे, जैसे कि डेनमार्क भी आया था और नीदरलैंड भी आया था, तो उनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जो 4 महत्वपूर्ण शक्तियां थी, ये धीरे धीरे इनमें से, जैसे कि पहले पुर्तगाली आए, तो पुर्तगालियों की शक्ति को डचों ने खत्म किया, हाँ, डचों की शक्ति को छीन कर दिया भारत में अंग्रेजों ने, और उसके बाद 2 शक्तियां भारत में बच गई, 2 यूरोपीय शक्तियां, बाहरी शक्तियों की अगर हम बात करें, यूरोपीय शक्तियां, तो उसमें फ्रांस और कौन था, अंग्रेज थे। अब फ्रांस और अंग्रेजों के बीच भारत में, हाँ, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच भारत में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए
3 और लड़ाइयां लड़ी जाएंगी कर्नाटक युद्ध के रूप में, आपने देखा होगा। और वो कर्नाटक युद्ध इधर की तरफ देखिए, उस समय का कर्नाटक इधर था, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ मद्रास उस समय कर्नाटक में था, यहाँ भी अंग्रेज थे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी अंग्रेज थे मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास में। तो उस समय का कर्नाटक जो था, कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार मैं बताते रहता हूं। आज के कर्नाटक की बात करें तो उस समय का जो मैसूर राज्य था, वो आज के कर्नाटक की, हम वर्तमान कर्नाटक जो हमारा राज्य है, वो उस समय का जो मैसूर राज्य था वही लगभग क्षेत्र था। ठीक है, आज का जो कर्नाटक है वो मैसूर क्षेत्र जो था वो आज का कर्नाटक हमारा है। लेकिन उस समय अगर देखें, जब ये सब घटना हो रही है और कर्नाटक वार के समय, तो कर्नाटक ये वाला क्षेत्र हुआ करता था, ये कोरोमंडल तट है। उस समय का कर्नाटक कोरोमंडल तट की तरफ, आज का कर्नाटक मालाबार तट की तरफ, ध्यान रखिएगा। तो यही 3 कर्नाटक युद्ध यहां पर आप देखेंगे। और 3 कर्नाटक युद्ध जब हुए थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, तो भारत में अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई थी इन दोनों के बीच। और उसमें 1760 में वांडीवॉस की लड़ाई में, जब 3rd कर्नाटक वार चल रहा है, तो उस वांडीवॉस की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को यहां पर उनकी राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी थी। और उसके बाद एकमात्र यूरोपीय ताकत के रूप में कौन रह गया था भारत में? अंग्रेज रह गए थे। तो 1760 में फ्रांसीसियों की शक्ति भी खत्म हो गई, यानी पुर्तगाली खत्म हो गए, डच खत्म हो गए और फ्रांसीसी खत्म हो गए भारत में। ठीक है, और उसके बाद इनका मुकाबला भारतीय शक्तियों से होगी, तो जिसमें मैसूर था, मराठा थे, निजाम थे। और अंग्रेजों ने 1764 में जब बंगाल जीत लिया, तो इनको 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद जब बंगाल में इनको बंगाल की दीवानी मिल गई, यानी कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, तो इनकी ताकत भारत में बहुत बढ़ गई। उसके बाद इनकी लड़ाई जब यूरोपीय शक्तियां खत्म हो गई, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, तब ये अब भारतीय शक्तियों से लड़ने की कोशिश करेंगे। तो उसमें मराठा है, निजाम है, मैसूर है। तो सबसे पहले इनकी लड़ाई मैसूर से होगी और पहले ये मैसूर को खत्म करेंगे और बाद में मराठा और निजाम का भी ये काम तमाम कर देंगे। ठीक है, तो ये घटना सब हुई थी, मैंने डिटेल जब क्लासेज ये सब लिया था, ठीक है, तो ये सब बताया है आपको। ठीक है, तो अब इसी घटना को आप देखेंगे, तो जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था, ठीक है, उसमें क्या था कि उसी में कार्नवालिस ने ये स्टेटमेंट दिया था। अब आप ध्यान दीजिए, हम कार्नवालिस की बात कर रहे हैं। जब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो उसमें जो गवर्नर था वो हैरी वेरलॉस्ट था। ध्यान दीजिएगा, हैरी वेरलॉस्ट, कभी मैच करने के लिए आ जाता है। मैं रेगुलर क्लासेस जो आंग्ल मैसूर युद्ध का पढ़ाता रहता हूं या पढ़ाया है मैंने, वहां पे मैंने सारा डिटेल बताया है। पहला जब हुआ, यहां पर हैरी वेरलॉस्ट बंगाल का गवर्नर है। ठीक है, जब दूसरा युद्ध होगा, उस समय कौन है? उस समय है आपको वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तीसरे युद्ध के समय रहेगा कार्नवालिस। ये जो तीसरा युद्ध है, इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल, देखिए पहला जो युद्ध हुआ उसमें हैरी वेरलॉस्ट गवर्नर है, लेकिन दूसरे युद्ध में जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, यही भारत का पहला गवर्नर जनरल बनेगा। ठीक है, क्योंकि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर बन के आता है, लेकिन 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है और उसमें क्या होता है, उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का, ब्रिटिश भारत का आप कह सकते हैं, गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और 3 प्रेसिडेंसीज थी, ये बंगाल प्रेसिडेंसी, यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी, यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो इस तीनों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर रख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हुई थी। तो पहले में हैरी वेरलॉस्ट गवर्नर है, दूसरे में वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन जाता है, उसके बाद कार्नवालिस भी गवर्नर जनरल है, और अंतिम युद्ध में 1799 में है लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि सब्सिडियरी अलायंस लेकर आया था, सहायक संधि, वो लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल है। मिलाने के लिए दे देता है, मेरी बातों से आप अपना बना लीजिएगा। ठीक है ना, ये युद्ध मद्रास की संधि के साथ खत्म हुआ, पहला युद्ध। दूसरा युद्ध मैंगलोर की संधि के साथ, तीसरा युद्ध श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ, और चौथे युद्ध में टीपू की मृत्यु हो जाएगी और सहायक संधि के द्वारा पूरे मैसूर राज्य को अंग्रेज, ब्रिटिश जो भारत है उसमें मिला लेंगे। ठीक है, तो मैसूर राज्य खत्म हो जाएगा चौथे युद्ध के बाद। तो यहां पर देखिए जो सवाल आता है कि 3rd एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान
ये बात कही थी और थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध के खत्म होने के बाद की बात कही थी। और थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध जब खत्म हुआ था तो उसमें एक संधि हुई थी 1792 में। ये संधि हुई 1792 में, ठीक है, श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 में। इसमें श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। इस श्रीरंगपट्टम की संधि में ऐसा हुआ था कि मैसूर का बंटवारा हो गया था। देखिए श्रीरंगपट्टम की संधि में और भी बातें हुई थी। श्रीरंगपट्टम हुआ क्या था कि इसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई, ठीक है, और हार के बाद मजबूरन टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टम की संधि के द्वारा युद्ध को समाप्त करना पड़ा। तो संधि इसको करनी पड़ी। उस संधि में यह हुआ कि टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों को युद्ध का हर्जाना देगा। हर्जाना कितना था? 3 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। हाँ, और ये चूंकि ये हर्जाना वॉर इंडेमनिटी जो था वो किस्तों में जाना था, इंस्टॉलमेंट्स में। तो जब तक किस्तें पूरी नहीं हो जाती, जब तक सारा किस्त अंग्रेजों को भेज नहीं दिया जाता, तब तक ये भी था कि अंग्रेजों के पास टीपू सुल्तान के 2 पुत्र जो हैं बंधक के तौर पे रहेंगे। तो एक तरह से टीपू सुल्तान के लिए यह अपमानजनक संधि थी। और साथ ही इसमें टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य गंवा देना पड़ा। उसमें कैसे कैसे गंवाया था और इसी से रिलेटेड है ये स्टेटमेंट। तो हुआ क्या था कि देखिए, अगर हम देखें यहां पर मैं बनाता हूं कि ये जो है मैसूर है, अगर मान लीजिए ये यहां पर यही मैसूर राज्य है, मैसूर राज्य है, ठीक है, और यहां पे मराठे हैं, यहां पे मराठे हैं, यहां पे निजाम है, ठीक है। हुआ क्या था कि श्रीरंगपट्टम की जब संधि हुई तो उसमें टीपू को अपना आधा राज्य गंवाना पड़ा। तो आधा राज्य कैसे कैसे बंटवारा किया था मैसूर का? देखिए यहाँ पे मैसूर का बंटवारा जो हुआ था श्रीरंगपट्टम की संधि में, तो उसमें बंटवारा कैसे हुआ कि इसमें कहा गया कि भाई अंग्रेज जो हैं इनको तो मालाबार क्षेत्र के लिए तो इन्होंने लड़ाई शुरू ही किया था, तो मालाबार क्षेत्र चला जाएगा अंग्रेजों को। बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र था व्यापार की दृष्टि से, तो ये टीपू सुल्तान ने को देना पड़ा अंग्रेजों को। डिंडीगुल एक ऐसा क्षेत्र था मैसूर का जहां पे 1755 ईस्वी में मॉडर्न तरीके से हैदर अली ने क्या किया था? एक शस्त्रागार बनाया था, जो कि बिल्कुल यूरोपियन पैटर्न पे बनाया गया था। सारे हथियार जो थे यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनाए गए थे। और मदद कौन कर रहा था? मैंने अभी भी बताया कि यहां पे माही में थे कौन? फ्रांसीसी। और ये फ्रांसीसी मदद कर रहे थे किसकी? हैदर अली की। तो ये भी फ्रांसीसी जो थे यहाँ पर, तो ये हैदर अली की जो दोस्ती थी और फ्रांसीसियों की, ये भी अंग्रेजों की नज़र में, ये अंग्रेजों के लिए को इससे भी नाराजगी थी। देखिए आप पूछेंगे कि फ्रांसीसी कैसे हैं? 1760 में जबकि खत्म हो चुके हैं वांडीवर्स की लड़ाई में, फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने खत्म कर। देखिए 1760 में वांडीवर्स की लड़ाई में जब तीसरा कर्नाटक युद्ध चल रहा था, उसमें फ्रांसीसियों की राजनीतिक सत्ता तो खत्म हो गई थी, लेकिन व्यापार तो वो कर ही रहे थे, राजनीतिक सत्ता उनकी खत्म हो गई थी। अब ये तय हो गया था कि भारत में वो शासन नहीं कर सकते। एकमात्र यूरोपीय शक्ति अंग्रेज ही हैं, ब्रिटिशर्स ही हैं जो कि भारत में शासन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हैं तो उनकी कुछ सेटलमेंट्स तो हैं, बस्तियां तो हैं जिससे वो व्यापार कर रहे हैं। और चूंकि ये ऐसे ही खुंदक खाए हुए अंग्रेजों से हारे हुए हैं, तो अंग्रेजों की खूबियों को बता रहे हैं, कमियों को बता रहे हैं, हाँ, शस्त्रागार तैयार करवाने में मदद कर रहे हैं, अन्य तरह से हैदर अली की मदद कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके हाथ में तो कुछ है नहीं फ्रांसीसियों के हाथ में। तो क्या करेंगे? वो अंग्रेजों के खिलाफ ही तो काम करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया है, भारत में उनकी राजनीतिक सत्ता को खत्म कर दिया है वांडीवर्स की लड़ाई में, जब कर्नाटक युद्ध हो रहा था यहां पर। ठीक है, उतना डिटेल तो हम जा नहीं सकते, जिन्होंने पढ़ा होगा 1-2 बार भी ना, तो उनको समझ में आ जाएगा। तो एक तो मालाबार मिल गया, डिंडीगुल मिल गया, और एक मैसूर के क्षेत्र में ही 12 महल का क्षेत्र था वो भी मिल गया। तो 2 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गए। देखिए मैं बताऊंगा कि ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, यहीं से निकलेगा। अब देखिए मराठों को कौन सा रीजन दिया, तो देखिए नॉर्थ ऑफ तुंगभद्रा। अब देखिएगा यहां से एक नदी निकलेगी, देखिए ये कृष्णा रिवर, ठीक है, ये नदी जो है ये कृष्णा रिवर है, और यहां से देखेंगे तो ये तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, ये कृष्णा रिवर और ये तुंगभद्रा रिवर। तो यहां क्या लिखा है? रीजन नॉर्थ ऑफ तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के नॉर्थ। ये तो मालाबार ले लिया, मैसूर डिंडीगुल ले लिया, 12 महल ले लिया, और कुछ क्षेत्र यहां ले लिया मैसूर का नॉर्थ।
तुंगभद्रा के नॉर्थ का क्षेत्र ले लिया। हाँ, किसने? मराठों ने ले लिया ये क्षेत्र, ये मराठों के क्षेत्र में आ गया। और निजाम को क्या मिला? तो बिटवीन कृष्णा एंड पेन्नार। अब देखिए, ये नदी कृष्णा नदी, ये नदी तुंगभद्रा नदी, और उसके बाद यहां से देखेंगे तो ये नदी पेन्नार नदी। तो कहा गया कि रीजन बिटवीन कृष्णा एंड पेन्नार, कृष्णा और पेन्नार के बीच का ये जो रीजन है ये दे दिया गया किसको? निजाम को। इस निजाम को मिल गया ये रीजन। तो अब अगर आप देखें यहां से, मैं अगर आपको मैसूर को दिखाऊं, खाली मैसूर को, तो देखिए ये अगर मैसूर हो गया, ये मैसूर हो गया, इसी क्षेत्र को मैंने बताया है। तो यहां देखिए ये है मालाबार क्षेत्र अंग्रेजों को, और यहीं पे डिंडीगुल और बारामहल मिला। ये जो आप देख रहे हैं, हाँ, ये देखिए यहां पर, ये जो आप देख रहे हैं ये कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर, और ये है तुंगभद्रा रिवर। तो देखिए नॉर्थ ऑफ तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के नॉर्थ का ये मैसूर का क्षेत्र गया मराठों को, ठीक है। और ये आ गया पेन्नार रिवर। तो देखिए ये पेन्नार रिवर का ये सब जो क्षेत्र ऐसे ऐसे आएगा, ये सब जो क्षेत्र है ना कृष्णा और पेन्नार के बीच का क्षेत्र, ये चला गया था निजाम को। तो लगभग इस तरह का क्षेत्र जो था, ये लगभग इस तरह का पूरा क्षेत्र ये मैसूर का निकल गया। तो ये सब क्षेत्र जब निकल गया तो मैसूर यही तो बच गया, यही लगभग आधा बच गया और आधा खत्म हो गया मैसूर। हाँ, ये आधा खत्म हो गया। ये भी सवाल आता है इसमें कि ये जो बंटवारा हुआ था श्रीरंगपट्टम की संधि के दौरान, और जो संधि हुई थी उसमें कैसे बंटवारा हुआ मैसूर का, तो ये भी सवाल आ जाए, पूछ देगा कि किस तरह से बंटवारा हुआ। तो आप ये सब लिखेंगे, ठीक है। कृष्णा और पेन्नार के बीच का रीजन निजाम को मिला, नॉर्थ ऑफ तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के नॉर्थ का क्षेत्र मिला मराठों को, और ये तीन क्षेत्र यहाँ पे, ये मालाबार, हाँ, फिर डिंडीगुल और फिर बारामहल, ये मिल गया अंग्रेजों को। अब इस स्टेटमेंट में कहा जाता है कि ऐसा क्यों कहा कॉर्नवालिस ने। तो देखिए इनको तो देखिए एक्चुअल दोस्त तो है नहीं मराठा और निजाम, समय की नजाकत के अनुसार ये भारतीय राज्यों के खिलाफ अंग्रेज जो हैं मराठा और निजाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैसूर युद्ध के दौरान इन्होंने मराठा और निजाम को कई बार अपने साथ मिलाया, ठीक है। हैदर अली की मृत्यु के बाद तो हैदर अली में थोड़ी सी वो जो हैदर अली था थोड़ा सा कूटनीतिज्ञ था, वो क्या करता था, कई बार क्या करता था, जब मराठा और निजाम और अंग्रेजों की तिकड़ी बनती थी तो चालाकी से मराठा और निजाम को अंग्रेजों से अलग कर देता था, तो अंग्रेज अलग थलग पड़ जाते थे। तो हैदर अली अंग्रेजों के लिए परेशानी खड़ी कर देता था। लेकिन टीपू दूरदर्शी जरूर था, हाँ, उसने जैसे यूरोपियन पैटर्न पे ही कंपनी बनाई, व्यापार करना शुरू किया एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मैसूर से। हाँ, फ्रांस की क्रांति से टीपू सुल्तान बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान यहाँ पर लिखा हुआ है टीपू सुल्तान है यहाँ पर, ठीक है ना, जो नेतृत्व कर रहा है। तो टीपू ने वो जो फ्रांसीसी फ्रांस की क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, तो वहाँ पे फ्रांस में क्रांतिकारियों का ग्रुप हुआ करता था। जैसे वहाँ पे एक जैकोबिन ग्रुप था, तो उसका एक क्लब भी था जैकोबिन क्लब, तो उसका भी मेंबर बना था टीपू सुल्तान। नेपोलियन से संपर्क स्थापित किया था। तो ये सब टीपू सुल्तान फार साइटेड था, उसने आर्थिक तौर पे मजबूत बनाने की कोशिश की मैसूर को, लेकिन अपने पिता की तरह वो कूटनीतिज्ञ नहीं था। हाँ, वैसा नहीं कर पाता था कि मराठा और निजाम को अंग्रेजों से अलग कर दे, और यही टीपू सुल्तान के लिए घातक सिद्ध हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब यहाँ पर देखिए मराठों को ये दोस्त तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल दोस्त नहीं है। इनका पर्पस क्या है अंग्रेजों का कि पहले मैसूर जो ताकतवर है इसको खत्म कर लिया जाए, इनको दोस्त बना के, और बाद में जब मैसूर खत्म हो जाएगा तो फिर इनका भी निपटारा कर देंगे। इनका तो यही पर्पस था। तो पहले इन्होंने मराठों को और निजाम को आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान दोस्त बनाया था, खासकर तीसरे और चौथे युद्ध में, ठीक है ना, इन्होंने दोस्त बना लिया था। तो इन तीनों की तिकड़ी थी, अंग्रेजों की, मराठा की और निजाम की। और अंग्रेजों ने कहा था कि हम आपको क्षेत्र देंगे, टेरिटरीज देंगे मैसूर का जीतने के बाद, तो उन्होंने किया, ठीक है। तो हुआ क्या था कि ये देखिए ये जो दो क्षेत्र जो मिले, नॉर्थ ऑफ तुंगभद्रा जो मराठों को मिला और बिटवीन कृष्णा और पेन्नार रिवर मिला निजाम को, ये ऐसे क्षेत्र थे जिसके लिए शुरू से मराठों में और निजाम में
लड़ाई होती रहती थी इन दोनों क्षेत्रों के लिए, जैसे नॉर्थ ऑफ तुंगभद्रा और ये जो क्षेत्र है कृष्णा और पेन्नार के बीच का, तो ये क्षेत्र मैसूर का, तो इन क्षेत्रों के लिए तो हमेशा भिड़े रहते थे, ये विवादित क्षेत्र था इनके बीच का। तो अंग्रेजों ने कोई नया काम नहीं किया, इन्होंने वही क्षेत्र इनको दे दिया जिसके लिए वो लड़ते रहते थे। हाँ, ये जो क्षेत्र है इसके लिए मराठा क्लेम किया करते थे, ये क्षेत्र जो है इसके लिए निजाम जो है क्लेम किया करता था। बेसिकली ये दोनों क्षेत्रों के लिए दोनों लड़ते थे कि ये दोनों हमारा हो जाए, ये चाहते थे ये दोनों हमारा हो जाए, तो पहले से ही इनकी लड़ाई थी। तो विवादित क्षेत्र ही अंग्रेजों ने मराठों को और निजाम को थमा दिया, और इसीलिए कॉर्नवालिस ने खुश होकर यह स्टेटमेंट दिया कि हमने क्या किया, विवादित क्षेत्रों को थमा दिया जिसके लिए वो पहले से ही लड़ रहे थे। ठीक है, अभी भी लड़ेंगे, कोई नई बात थोड़े होगी, अगर नहीं भी देते तब भी वो लड़ते इन क्षेत्रों के लिए, इन क्षेत्रों के लिए तब भी लड़ते। मराठा और निजाम, ये मराठा और निजाम इन क्षेत्रों के लिए तब भी लड़ते, और अब देने के बाद भी लड़ेंगे, तो कोई नई बात तो की नहीं। तो हमने इनको दोस्त तो बनाया लेकिन इन्हें मजबूत थोड़े किया है, वही क्षेत्र दे दिया जिसके लिए लड़ रहे हैं। और अपने दुश्मन, उस समय दुश्मन कौन था, तो मैसूर था, तो मैसूर को खत्म भी कर दिया हमने, अपने दुश्मन को बुरी तरह कुचल दिया, और दोस्त भी मजबूत नहीं हुए, आगे भी लड़ते रहेंगे और इसका फायदा हम उठाएंगे। और यही उन्होंने किया बाद में मराठों को, हाँ, बाद में मराठों को और निजाम को भी खत्म कर दिया इन्होंने। ठीक है ना, तो यही आप आगे देखेंगे। तो इसीलिए कॉर्नवालिस ने यह स्टेटमेंट दिया कि हमने अपने दोस्तों को मजबूत बनाए बगैर ही अपने दुश्मन को बुरी तरह कुचल दिया है। वी हैव इफेक्टिवली क्रिपल्ड आवर एनिमी विदाउट मेकिंग आवर फ्रेंड्स टू फॉर्मिडेबल। और यहीं से आपका ये स्टेटमेंट तैयार हो गया आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देगा, ये स्टेटमेंट दे देगा, बोला गया कटिप्पणी करें, हाँ, क्रिटिकल रिव्यू दे इस पे। ठीक है, तो ये बात आप वहां पे जरूर शामिल करेंगे कि आखिर कॉर्नवालिस ने ये भी दे देगा, ऐसा क्यों कहा कॉर्नवालिस ने कि हमने अपने दोस्तों को मजबूत बनाए बगैर ही अपने दुश्मन को बुरी तरह कुचल दिया है। क्यों? क्योंकि उसने मराठा को और निजाम को थर्ड एंग्लो मराठा वार के, एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद क्या किया, वही क्षेत्र दे दिया दोनों को जिसके लिए वो पहले से ही लड़ रहे थे, पहले से विवादित क्षेत्र था। तो ये मजबूत कहां हुए दोनों, अपने दोस्तों को मजबूत ही नहीं किया उसने, खुश भी कर दिया, दे दिया, मजबूत भी नहीं किया, और मैसूर को कुचल भी दिया, खत्म भी कर दिया। हाँ, आधा राज्य टीपू का अभी बट गया, और बाद में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी। अगला जब युद्ध होगा, चौथा और अंतिम युद्ध, और उसमें टीपू सुल्तान की युद्ध की मृत्यु हो जाएगी। और यहां पर क्या होगा, तब तक आ जाएगा गवर्नर जनरल बन के लॉर्ड वेलेस्ली, और वो सहायक संधि लेके आता है। और सहायक संधि में क्या था, सहायक संधि में लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि था, उसमें यह था कि जिन राज्यों के साथ सहायक संधि होती थी ब्रिटिशर्स की, कहते थे कि भाई अब हम युद्ध नहीं करेंगे, सीधे सहायक संधि करेंगे और आपको हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। कैसे करेंगे, तो हमारी सेना जो रहेगी, ब्रिटिशर्स की सेना, वो आपके राज्य में रहेगी, ठीक है, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, और जो सेना हम रखेंगे उसका खर्च कौन देगा, उसका खर्च जो राज्य आपके साथ सहायक संधि कर रहा है, जो भारतीय राज्य, वो खर्च देगा अंग्रेजों को उस सेना का। और साथ ही कोई भारतीय राज्य युद्ध किससे लड़ना है, संधि किससे करनी है, इसका डिसीजन भी अंग्रेज ही लेंगे। तो एक तरह से बिल्कुल पंगु बना देंगे। हाँ, सारा डिसीजन तो वही ले रहे हैं। प्लस उस सहायक संधि में यह भी होगा कि कोई भी दूसरी यूरोपीय शक्ति जो भी है उसके लोगों को आप अपने यहां नौकरी पे नहीं रखेंगे। तो ये सारी चीजों को अंग्रेज क्या करेंगे ना, कि बिल्कुल पंगु बना देंगे सहायक संधि के तहत, और वो सहायक संधि से पूरे राज्य को हड़प लेंगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे सहायक संधि में क्या होगा। चौथे युद्ध में जब टीपू हार जाएगा, टीपू की डेथ हो जाती है, तो उसमें लॉर्ड वेलेस्ली यहां पर क्या करता है कि वाडियार वंश के ही एक नाबालिग को बैठा देगा मैसूर में, नाबालिग है, और उसके साथ सहायक संधि कर लेगा, सहायक संधि पे हस्ताक्षर कर लेगा। सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने का मतलब अब इस मैसूर राज्य में अंग्रेजी सेना होगी, अंग्रेजी सेना होगी, और इस अंग्रेजी सेना का खर्च कौन उठाएगा, तो खर्च उठाएगा मैसूर, ठीक है, वही राज्य खर्च उठाएगा। हाँ,
इसकी नीतियों पर, फॉरेन पॉलिसी के बारे में, किससे युद्ध करना है, हाँ, किससे संधि करनी है, हाँ, इसका डिसीजन कौन लेगा? तो अंग्रेज लेंगे, सब डिसीजन अंग्रेज लेंगे। तो एक तरह से पूरे राज्य को हड़प लिया जाएगा और मैसूर का खात्मा हो जाएगा। इस तरह से वो ब्रिटिश भारत का अंश हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे बाद में मराठों से भी सहायक संधि करेंगे, निजाम से भी 1798 में सहायक संधि कर लेंगे। सबसे पहला निजाम ही होगा। निजाम होता कौन था? अगर आपके मन में सही, हैदराबाद का जो हेड होगा ना, नवाब होता था, उसको निजाम कहते थे। जैसे बंगाल का नवाब होता था, वैसे हैदराबाद का भी नवाब होता था। तो हैदराबाद के नवाब को निजाम कहा जाता था। तो यहाँ पर इसके साथ भी सहायक संधि, मैसूर के साथ सहायक संधि, फिर मराठों को भी मजबूर कर देंगे और इस तरह से पूरा ये हड़प लेंगे, धीरे धीरे सबको खत्म कर देंगे। तो इस स्टेटमेंट में जब भी पूछा जाए कि आखिर क्यों कहा कॉर्नवालिस ने, ये भी सवाल आएगा, आखिर कॉर्नवालिस ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया कि हमने अपने दोस्तों को मजबूत बनाए बगैर ही अपने दुश्मन को बुरी तरह कुचल दिया है, कि उसने विभाजित क्षेत्र दे दिया मराठों को और निजाम को। हाँ, अभी वही क्षेत्र दे दिया जिसके लिए लड़ रहे थे और अंग्रेजों को क्या मिल गया? हाँ, ये मिल गया और दुश्मन को भी उन्होंने कुचल दिया, क्योंकि मैसूर पूरा मिल गया इनको, ठीक है। तो दुश्मन को भी कुचल दिया। तो अब देखिए ये सवाल आएगा, जो आपके लिए जो सवाल बनता है कि स्टेटमेंट किसका है? हमने अपने दोस्तों को मजबूत बनाए बगैर ही अपने दुश्मन को बुरी तरह कुचल दिया है। वी हैव इफेक्टिवली क्रिपल्ड आवर एनिमी विदाउट मेकिंग आवर फ्रेंड्स टू फॉर्मिडेबल। तो कॉर्नवालिस ने का स्टेटमेंट है। कौन था उस समय? तो उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था। दोस्त इसमें किसको कहा है? तो मराठों को और निजाम को कहा है, मराठा। और दुश्मन कौन है? मैसूर है। उस समय मैसूर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो टीपू सुल्तान, ठीक है। किस युद्ध से संबंधित है या किस घटना से संबंधित है ये स्टेटमेंट? तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 92 में। इस वॉर में कौन सी संधि हुई थी? अंग्रेजों में और टीपू सुल्तान में यानी मैसूर में। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1792 में हुई थी। हाँ, इस संधि में क्या था? तो दो महत्वपूर्ण बातें पहले थी कि भाई टीपू का आधा राज्य चला गया और युद्ध का हर्जाना टीपू सुल्तान को यानी मैसूर को देना पड़ा। अंग्रेजों को कितना हर्जाना देना पड़ा? 3 करोड़ से ज्यादा। और सबसे अपमानजनक बात टीपू सुल्तान के लिए थी कि ये जो युद्ध का हर्जाना अंग्रेजों को जाना था वो इंस्टॉलमेंट में जाना था, किस्तों में जाना था। इसलिए जब तक ये किस्तें पूरी नहीं हो जाती तब तक उसके 2 पुत्र भी बंधक रहेंगे अंग्रेजों के पास, ठीक है। तो ये तो बात ही अपमानजनक थी। आधा राज्य बटा कैसे? तो ये अंग्रेजों को ने ले लिया मालाबार, डिंडीगुल, बारामहल। मराठों को दिया अंग्रेजों ने ये तुंगभद्रा के नॉर्थ का क्षेत्र, ये तुंगभद्रा रिवर के, हाँ, ये कृष्णा रिवर, ये तुंगभद्रा रिवर, तो तुंगभद्रा रिवर के नॉर्थ का क्षेत्र, और ये पेन्नार रिवर, तो पेन्नार और कृष्णा के बीच का क्षेत्र मिला इस निजाम को। लिखा है रीजन बिटवीन कृष्णा एंड पेन्नार रिवर। तो इस तरह से अंग्रेजों ने अपने पास कुछ क्षेत्र को रखा, कुछ मराठों और निजामों को दे दिया, विवादित क्षेत्र दे दिया मराठा और निजाम को, उन क्षेत्रों के लिए जिन क्षेत्रों के लिए वो पहले से ही लड़ाई कर रहे थे। और इस तरह से मैसूर का आधा राज्य जो है वो निकल गया, ठीक है। आधा हिस्सा जो है, आधी टेरिटरीज मैसूर की खत्म हो गई, वो चली गई टीपू सुल्तान के हाथ से। और इस तरह से टीपू सुल्तान और कमजोर हो गया और चौथी लड़ाई में तो हार ही जाएगा। तो इस स्टेटमेंट से सवाल कई तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना चाहिए। ये सवाल स्टेटमेंट देगा, पूछेगा किसने किया? कॉर्नवालिस ने, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? कॉर्नवालिस ने। इसमें दोस्त कौन है? तो मराठा और निजाम। अंग्रेजों के दोस्त कौन है? मराठा। दुश्मन कौन है? मैसूर। किस युद्ध से संबंधित ये बयान है या किस घटना से संबंधित बयान है? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ये वॉर हुआ कब था? 1790 से 92 के बीच। इस वॉर के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और इसमें मैसूर का बंटवारा कैसे हुआ? तो अंग्रेजों को मिला मालाबार, डिंडीगुल, बारामहल। मराठों को मिला रीजन, वो क्षेत्र, यानी कि वो क्षेत्र मिला जो उत्तर में है, किसके? तुंगभद्रा नदी के, तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र। और निजाम को क्या मिला? तो कृष्णा और पेन्नार के बीच का क्षेत्र। ये कृष्णा रिवर और ये पेन्नार रिवर, इसके बीच का क्षेत्र मिल गया निजाम को। और इस तरह से मैसूर का आधा राज्य, आधी टेरिटरीज जो है वो टीपू सुल्तान के हाथ से निकल गई। तो अब आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.